म्यूजिकल ट्रेडिशन था। सर म्यूजिकल ट्रेडिशन तो था, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन मुगल इंडिया। अब टेरिटरीज एंटरिंग इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द, तो कुछ आंदोलन हुए थे, मूवमेंट्स हुए थे, इसका सीक्वेंस क्या था? इन सीक्वेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें से वो आपसे पूछेगा कि सर और कौन कौन सी चीजें हैं कि यार हम सब चीज में करेंगे, तुम पैसा दो हमें सबसे पहले। हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। एग्जाम की डेट जैसे जैसे पास आती जा रही है, एक हमारे मन में सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि क्या किया जाए, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो एक वो हम हैवॉक सिचुएशन हो जाती है, एक कैओस क्रिएट हो जाता है। उस कैओस को खत्म करने के लिए आपको एक सफलता के रास्ते पे सही तरीके से कैसे जाना है, तो वो हेल्प करने का हमारा काम है। हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, जो कि मैं बोलूंगा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर देंगे। हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाए, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, कैसे नहीं क्या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके कुछ कवर हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो कि आपके लिए एक रामबाण का काम करेंगे। सो आपको ये पूरा देखना है। हम लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे और उन 30 के आसपास क्वेश्चंस में हम कोशिश करेंगे कि आपके कम से कम 60 से 70 फैक्ट्स भी क्लियर हो जाए। कुछ चीजें बीच में कोई कंसेप्ट आता है तो वो कंसेप्ट भी हम समझेंगे। कुछ सिचुएशंस आती हैं कि इतिहास में, हिस्ट्री में क्या रेलिवेंट था क्या रेलिवेंट नहीं था, वो सब कुछ हम यहाँ देखने जा रहे हैं। सो टाइम है नहीं आपके पास अभी। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो रहेगा पूरा ये वीडियो रहने वाला है। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ हम कर रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो स्टडी स्मार्ट है यहाँ पे। अब स्मार्ट वे में आपको लेबोरियस वर्क नहीं करना, वो हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, हम कराएंगे आपको। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया। ठीक है। अब्दुल अब्दुल रजाक, यहाँ पे हम अब्दुल रजाक समरकंदी फ्रॉम हेरात विजिटेड दिल्ली एंड दौलताबाद। पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कहता है, इब्न बतूता प्रोवाइड्स डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बोथ दिल्ली एंड दौलताबाद। According to the Francois Bernier, there was no private property in land in Mughal India. अब आपसे पूछ रहा है कि which of the statements given above is are correct। समझ में आया? यहां आपसे पूछ लिया which one of the following statement is are correct। अब आपसे अगर पूछ ले कि भाई इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हम देख लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली वन, 1 2 एंड 3, सी 1 एंड 3 लास्ट आता है आपका 2 एंड 3। क्वेश्चन अगर आप सही से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सबसे पहले हम चलते हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, तो आपके सामने ओनली वन, 1 2 3, 1 एंड 3 एंड 2 एंड 3। हम यहाँ पे देखते हैं अब्दुल रज्जाक समरकंदी फ्रॉम हेरत। कहाँ से था ये? हेरत से था। ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ ये पर्शियन था, ट्रेवलर था। कैसा था ये? पर्शियन ट्रेवलर था। साथ ही साथ ये दिल्ली और दौलताबाद क्या गया था ये? तो जी नहीं। ये कहाँ गया था ये गया था विजयनगर एम्पायर। कहाँ गया था? विजयनगर एम्पायर गया था। पहला वाला सेंटेंस यहाँ पे कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, इब्न बतूता प्रोवाइड्स डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बोथ दिल्ली एंड दौलताबाद। जी हाँ, हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त होती है। अकॉर्डिंग टू द फ्रेंकोसिस बर्नियर, फ्रेंकोसिस बर्नियर्स के अकॉर्डिंग देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन मुगल इंडिया। क्या ऐसा था मुगल के समय पे, क्या प्राइवेट लैंड्स वहां पे अवेलेबल नहीं थी? वो चलिए वापस चलते हैं हिस्ट्री में। जब हम देखेंगे कि कुछ मुगल रूलर्स लाइक बाबर, सेटल होने में टाइम लगा। ठीक है ना। हुमायूं सेटल हो ही नहीं पाए। फिर यहाँ से आते हैं अकबर, फिर यहाँ से आते हैं जहांगीर, फिर आपके शाहजहां,
अंतिम मुगल रूलर जिनका नाम था औरंगजेब। आप अगर इसको देखोगे तो आप देखोगे यहां से कि इनके समय पे ये जो एम्परर्स थे ये अपने आप में क्या माने जाते थे, सुप्रीम माने जाते थे। और सुप्रीम होने के नाते जितना भी टोटल लैंड एरिया है वहां पर, जितनी भी कुल मिलाकर जमीन है, सबका मालिक कौन माना जाता था, ये सुप्रीम अथॉरिटी यानी कि मुगल एम्परर माने जाते थे। समझ में आया? तो क्या प्राइवेट लैंड वहां पे अवेलेबल थी? इसीलिए अब जब सबका मालिक ही मुगल एम्परर हो गया तो प्राइवेट लैंड्स प्रॉपर्टी कहां से रहे? हमने क्या देखा, सेकंड सही है, थर्ड सही है, क्या हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है? नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पे है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है इसका। क्लियर? आई होप ये क्लियर हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपना प्रस्थान करते हैं। द सेनिया ट्रेडिशन इज, सेनिया ट्रेडिशन क्या था? देख लेते हैं भाई सेनिया ट्रेडिशन क्या था। कुछ तो रहा होगा सेनिया ट्रेडिशन, समथिंग इंटरेस्टिंग। कलर कुछ ऐसा रखा जाए जो कि समझ में अलग रहे। द सेनिया ट्रेडिशन इज, अब सेनिया ट्रेडिशन क्या था ये समझ लेते हैं। एक म्यूजिकल ट्रेडिशन था दैट इमर्ज फ्रॉम द कॉलोनियल आर्मी, यानी कि सेना से निकल के आया। क्या क्या था ये? म्यूजिकल ट्रेडिशन था। सर म्यूजिकल ट्रेडिशन तो था लेकिन ये कॉलोनियल आर्मी यानी कि सेना से नहीं आया। तो फिर डांस ड्रामा रिटन बाय केशव चंद्र सेन? सर नहीं, ऐसा नहीं है, केशव चंद्र सेन के द्वारा ये डांस ड्रामा नहीं लिखा गया। तो क्या सर टेक्सटाइल ट्रेडिशन था ऑफ ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश की तरफ से? अरे नहीं सर, ऐसा भी नहीं था। तो ये क्या था सर? एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, अच्छे से अगर किसी ने इतिहास में पढ़ा हो, जिनका नाम था तान। जो किसके, तानसेन, जो कि किसके कोर्ट में थे? मुगल कोर्ट में थे। एक व्यक्ति का नाम था जिनका नाम था अकबर। कहां से आते थे तानसेन? ग्वालियर से आते थे। अपने रागों के लिए फेमस थे ये। समझ में आया? तो ये क्या था? म्यूजिकल ट्रेडिशन था दैट इन्वॉल्व द नेम ऑफ द तानसेन, द सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स कोर्ट। याद रखना है सेनिया क्या है, म्यूजिकल ट्रेडिशन है, लेकिन किसके यहां से? मुगल एम्परर। कौन सा मुगल एम्परर भाई? अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत स्मूथ क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन लोगों को फंसा देता है। अब इस क्वेश्चन को अगर कोई सही ढंग से देखे तो एक बार पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र। क्या है ये अर्थशास्त्र? क्या ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, या फिर ये पॉलिटी से रिलेटेड है? अब यहाँ पे पहली बार जब हम वर्ड सुनते हैं अर्थशास्त्र तो हमें समझ में आता है कि सर पॉलिटी से रिलेटेड तो कैसे क्या ही होगा। नहीं, बट लेकिन हम यहाँ पे वापस जाते हैं। अर्थशास्त्र एक बुक थी जो कि रिटन हुई थी किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा, जिनको हम क्या बोलते थे? कौटिल्य भी बोलते थे, चाणक्य बोलते थे इनको द्वारा। ठीक है ना, विष्णुगुप्त इनका नाम था। इनके द्वारा ये लिखा गया था। और ये किस पे आधारित थी? इकोनॉमी पे? नहीं जी, किस पे आधारित थी? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये एक राजा किस तरीके से अपने साम्राज्य को चलाएगा ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो हम देखते हैं द अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट इंडियन ट्रीटाइज टू डिफाइन अ स्टेट। नहीं, ऐसा नहीं है। द मेन कंसर्न्स ऑफ द अर्थशास्त्र आर थ्योरेटिकल इश्यूज लाइक द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। क्या ऐसा है? जी नहीं, ये भी नहीं है। तो दोनों में से पूछा गया है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज और आर करेक्ट। तो बताइए, ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली वन, जी हाँ, गलत है। दूसरा गलत है, बोथ वन एंड टू। भाई तो अपने आप में क्या स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं है। तो क्या है? नीदर नॉर वन टू। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Which one of the following statements about subsidiary alliance devised by Lord Wellesley in the year 1798 is? क्वेश्चन अपने आप में बहुत शानदार क्वेश्चन है। पढ़िए एक बार क्वेश्चन ताकि इस पे हम आगे डिस्कस कर सकें। क्लियर?
Which one of the following statements about subsidiary alliance devised by Lord Wellesley in the year 1798 is correct? The territories entering into a subsidiary alliance with the British were responsible for their own internal and external protection. Okay. In the territory of the ally, a British armed contingent would be stationed. Okay. The ally would have to provide the resources. Okay. अगला है हमारा फॉर मेंटेनिंग द ब्रिटिश, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक गलती हुई है, उसको चलो करेक्ट करते हैं. द एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट इन द टेरिटरी. ठीक है ना. एंड फोर्थ है द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश वाज नीडेड फॉर द एलाई टू इंटर इनटू एग्रीमेंट विद द अदर रूलर्स. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सही कौन सा है. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सही कौन सा है, बताइए मुझे. चलिए यहाँ पे 17, याद रखना सही कौन सा है, पहले ये देख लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन अगर सही ढंग से देखो ना, कई बार मैं चीज समझा रहा हूँ. मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या सही है? द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश वाज नीडेड फॉर द एलाई टू इंटर द इनटू एग्रीमेंट विद दिस. याद रखना, यहाँ जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडियन, अगर आप फॉरेनर किसी पावर से भी कर रहे हो तब भी आपको यहाँ पे इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी. याद रखना, द एली वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट इन द टेरिटरी. करना पड़ेगा भाई. इन द टेरिटरी ऑफ द एलाई द ब्रिटिश आर्म्ड कंटीजेंट वुड बी स्टेशन. भाई बनाई जाएगी. तो तीनों सही हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा यहाँ से आपसे कि सही कौन सा नहीं है. पहले हमने सही हमें पता है क्योंकि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. फिर हम चौथा देख रहे हैं, द टेरिटरीज एंटरिंग इनटू अ सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन. जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल हम खुद ही संभाल लेंगे तो फिर भाई आपके साथ सब्सिडरी अलायंस में आने का हमारा फायदा क्या है? कोई औचित्य निकलेगा? नहीं निकलेगा. कोई फायदा है ही नहीं ना हमारा किसी प्रकार से. तो ब्रिटिशर्स ने इसमें कहा था कि एक्सटर्नल आप संभालो, सॉरी इंटरनल आप संभालो, एक्सटर्नल हम संभाल लेंगे. एक्सटर्नल कौन संभालेगा? ब्रिटिशर्स. और इंटरनल कौन संभाल रहा है यहाँ पे? वो अपना जो प्रोविंस है जो शामिल हो रहा है ही संभालेगा. समझ में आया? तो पहला सही नहीं है, बाकी के सारे सही हैं. क्लियर? चलिए, which one of the following statements about खिलाफत मूवमेंट is not correct? खिलाफत मूवमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कौन सा है पहले ये देख लेते हैं. एक बार स्टार्टिंग से करते हैं. द खिलाफत मूवमेंट, द खिलाफत मूवमेंट चलो, द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, डिमांडेड दैट अ खलीफा मस्ट बी रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम होली प्लेसेस. सही बात है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक सबसे बड़ी समस्या ही यही थी. ठीक है, सब सही है. द रेडिकल ट्रेंड इन द खिलाफत मूवमेंट वाज रिप्रेजेंट बाय यंगर लीडर्स लाइक मोहम्मद अली, शौकत अली एंड मौलाना आजाद. तो साहब ये भी सही बात है, बिल्कुल किया जा रहा था. इंडियन मुस्लिम्स लीडर्स यूज्ड खिलाफत मूवमेंट एज अ सिंबल दैट कुड यूनाइट द इंडियन मुस्लिम्स कम्युनिटी. तो जाहिर सी बात है, खलीफा के लिए ये सब कुछ हो रहा था तो इसीलिए ये क्या है, सही बात है. इसको एज अ सिंबल यूज भी किया गया था. द दिल्ली कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल खिलाफत कमिटी इन 1920 डिसाइडेड टू लॉन्च अ मासिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नहीं भाई, ऐसा नहीं है. ये सितंबर में पहले ही चालू किया जा चुका था. तो यहाँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. समझ में आया? तो क्या खिलाफत जो सेंट्रल खिलाफत कमेटी है उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया? नहीं सर, ऐसा नहीं था. ये इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था. समझ में आया? चलिए, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. पढ़ लिया? चलिए, which one of the following features of the permanent settlement of 793 is are correct? The permanent settlement vested land ownership rights in the peasant. क्या किसानों के पास अधिकार थे वाकई में? परमानेंट सेटलमेंट जो परमानेंट बंदोबस्त किया गया था
स्थायी बंदोबस्त किया गया था 1793 में, क्या वहां पे किसानों के पास लैंड राइट्स थे? तो सर सबसे बड़ी समस्या ये थी ना कि पीजेंट्स जो किसान थे उनके पास कोई अधिकार ही तो नहीं थे, दिक्कत यही तो पड़ गई थी। लैंड ओनरशिप के कोई भी राइट्स नहीं थे उनके पास, ये सबसे बड़ी समस्या थी। लैंड ओनरशिप पीजेंट्स के पास, किसानों के पास नहीं थी सर। पीजेंट के पास थी क्या? बिल्कुल थी नहीं थी। ठीक है। दूसरा, द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट्स इन द जमींदार। सर किसानों के पास नहीं है तो किसके पास हो जाएगी फिर? जमींदार के पास हो जाएगी। किसके पास हो जाएगी? जमींदार के पास हो जाएगी। सर बिल्कुल सही है। तो जमींदार हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ रेंट बाय अ पर्टिकुलर डेट। बिल्कुल, जमींदार इसीलिए क्या करते थे, पीजेंट्स पे, फार्मर्स पे थोड़ी सी कड़ाई करते थे, परेशान करते थे, इससे इन दोनों के बीच के जो रिलेशन थे वो खराब हो रहे थे, तो बिल्कुल देना पड़ता था। सेकंड वाला हमारा सही है अभी तक, थर्ड वाला सही है। द जमींदार बेनिफिटेड ह्यूजली फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट वाइट द पीजेंट सफर्स। जमींदार को बड़े स्तर पर फायदा हुआ था, जबकि किसानों को सफर करना पड़ा था। तो हाँ, किसानों को सफर तो करना पड़ा था, लेकिन क्या जमींदार फायदे में रहे थे? नहीं सर, जमींदार इतने ज्यादा फायदे में थोड़ी ना रहे थे। रहे थे, बहुत ज्यादा फायदे में नहीं रहे थे। तो समझ में आया? हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारा पहला वाला आंसर गलत है, दूसरा और तीसरा हमारा ये यहाँ पे सही है। चौथा सही है क्या? नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? 2 और 3। क्लियर? किसानों के पास जमींदारी के राइट्स थे? नहीं थे। जमींदार सॉरी, किसानों के पास लैंड का ओनरशिप राइट्स थे? नहीं था भाई। जमींदारों के पास हाँ सर थे। क्या उनको एक फिक्स डेट पे अमाउंट पे करना पड़ता था? करना पड़ता था। क्या वो अमाउंट यूज था? सर काफी यूज था। क्लियर? जमींदार बेनिफिटेड हुए थे इससे? सर जमींदार बेनिफिटेड हुए तो थे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इनको फायदा नहीं हुआ था, जबकि किसान तो, पीजेंट्स तो परेशान हुए ही हुए थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हु अमंग द following founded the Rajmundry Social Reform Association in 1878 in support of widow remarriage? क्वेश्चन अपने आप में एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रखता है, और मैं बात करूं कि ये विडो रिमैरिज के अलावा, ठीक है ना, ये एजुकेशन के बारे में भी बात करते हैं। इनका बोलना होता है कि एक एजुकेशन भी भाई यूनिवर्सल होनी चाहिए, सबको दिया जाना चाहिए। एजुकेशन के बारे में, विडो रीमैरिज के बारे में, अगर कोई सही मायनों में बात करता है तो वो बात करने वाले व्यक्ति होते हैं वीरसलिंगम पंटुलू। इनको और कुछ भी होता है क्या? सर एक छोटा सा नाम और जोड़ देते हैं ना हम इनमें, कंडुकुरी वीरसलिंगम पंटुलू। समझ में आया? तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो कि विडो रिमैरिज के सपोर्ट करता है, उसको कौन आगे बढ़ाता है? वीरसलिंगम पंटुलू आगे बढ़ाते हैं, जिनके कभी कभी हमें क्या मिलता है, कंडुकुरी वीरसलिंगम भी हमें कई बार ये नाम पढ़ने को मिल जाता है। तो ये हमेशा याद रखें कि इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो विडो रिमैरिज के साथ साथ एजुकेशन रिफॉर्म्स की भी बात यहाँ पर करते आए हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The Industrial Revolution in England had a profound impact on the lives of people. Which of the following statements are correct about that? ठीक है ना? Women's were the main workers in the silk, lace making and knitting industry. सर बिल्कुल सही बात है। जब इंग्लैंड रिवॉल्यूशन चल रहा था वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वुमेन्स मैन थी वहां पे। दूसरा को क्या है? फैक्ट्री मैनेजर्स वर वेल अवेयर ऑफ द हेल्थ रिस्क ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्क ऑन चिल्ड्रन। अरे सर कहाँ अवेयर थे? अवेयर होते तो इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाते। चिल्ड्रन वर ऑफन एम्प्लॉयड इन द टेक्सटाइल फैक्ट्री। सर बिल्कुल करते थे शामिल। द नोवेल हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस वाज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ द हॉरर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा सही है? पहला, तीसरा और चौथा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारा आंसर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इस समय लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना इतिहास में करना पड़ा था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। अगर आप इसको सही तरीके से समझ लोगे पर आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस कैसे भी बनता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग
Which of the following statements with regard to the civil disobedience movements? इसको सिविल डिसोबीडियंस को क्या बोलते हैं, सही कौन सा है? हिंदी में इसको कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था भाई? गांधी जी ने कह दिया था कि तुम मत करो कोऑपरेट, सहयोग करो ही मत, अपना पेन डाउन कर दो, काम मत करो, नौकरी मत छोड़ो, लेकिन काम करो ही मत इसमें, ठीक है ना? द मूवमेंट रिसीव्ड अ मासिव रेस्पॉन्स फ्रॉम बिजनेस ग्रुप्स एंड पीजेंट्री, ठीक है ना? सही बात है सर, बिल्कुल मिला था। द मूवमेंट कोइंसाइडेड विद द लार्ज स्केल लेबर अपसर्ज इन महाराष्ट्र, सर कह सकते हो लेकिन ऐसा नहीं था। द मूवमेंट वाज मार्क्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स एंड स्टूडेंट्स, सर ऐसा स्पेसिफिक तो आप नहीं बोल सकते, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? रेस्पॉन्स मिला था सिविल डिसोबीडियंस को, लेकिन किस स्तर से? बिजनेस ग्रुप से और पीजेंट्री की तरफ से। क्लियर? यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिर्फ ओनली वन, एक ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ओनली वन। Which of the following statements about the first act of the revolt of 1857? भाई मैं कहूँ अंग्रेजों की दुनिया हिलाने वाला रिवोल्ट था ये, महान, इसको आंदोलन कहें, महान क्रांतिकारी कहूं तो गलत नहीं होगा। इट वॉज नेवर द फर्स्ट और एंड ओनली मूवमेंट फ्रीडम के लिए, बट मैं कहूं आग लगाने वाला था ये, शुरुआत कराने वाला यही था। होता क्या है, अब ये कब से स्टार्ट होता है? इट ऑकर्ड इन मेरठ व्हेन टू सिपॉइज स्टोल अ सुपीरियर ऑफिशियल राइफल। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं था, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि रानी ऑफ झांसी जो लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था वॉर ब्रिटिशर्स पे। अरे नहीं सर, यहाँ से भी नहीं हुआ था, इससे पहले भी घटना हो गई थी। तो फिर मंगल पांडे ने जब फायर कर दिया था यूरोपियन ऑफिसर में मेरठ में, सर वहां से स्टार्ट हो गया था क्या? अरे नहीं भाई, थोड़ा सा और भी नहीं। तो फिर मेरठ में किया था, मेरठ में तो बाद में किया था, तो फिर कब से स्टार्ट हुआ था जी? मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था, लेकिन क्या किया था? यूरोपियन ऑफिसर को फायर किया था, लेकिन कहाँ पे? बैरकपुर में। कहाँ पे किया था? बैरकपुर में, जहां पे ये पदस्थ थे। समझ में आया? फिर इसका अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको आंसर लगाना है, तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? एक ही ऑप्शन आता है हमारे पास, कौन सा वाला? ओनली। क्लियर? ये कुछ चीजें याद रखनी चाहिए आपको कि आप किस तरीके से कब कहाँ क्या कर रहे हो। इतिहास में ये सारे सिक्वेंस हुए हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वो पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट एक्ट कौन सा है। तो आप ये नहीं कर सकते सर 1 2 एंड 3 ओनली 2 ओनली 4, नहीं, आपको देखना पड़ेगा पहला कौन सा हुआ था। तो पहला कौन सा था? यूरोपियन ऑफिसर पे बैरकपुर में वो फायर कर देते हैं, यहां से स्टार्ट हो जाता है। जो मेरठ में हुआ था वो मेजर ब्रेक थ्रू था, वहां से। बैरकपुर में मंगल पांडे ने किया था, और बाद में झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने इसको क्या किया? सहयोग किया। इससे क्या हो गए? एसोसिएटेड हो गए थे। क्लियर? चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो रिवेलियन, जो कुछ आंदोलन हुए थे, मूवमेंट्स हुए थे, इसका सीक्वेंस क्या था? इन सीक्वेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इस सीक्वेंस का जो सेंटेंस बनेगा पूरा का पूरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। चंपारण सबसे पहले होगा, फिर मोपला होगा, फिर बारदोली होगा, फिर सत्याग्रह होगा। तो यानी चल क्या रहा है? 3 फिर 1, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3124, 3124, 3124। चंपारण हो जाएगा 1918 में, मोपला हो जाएगा 21 में, बारदोली हो जाएगा 28 के आसपास, और साल्ट साल्ट सत्याग्रह हो जाएगा 30 में, जहां से गांधी जी नमक को तोड़ने की शुरुआत कर लेंगे। दांडी मार्च भी यहीं पे स्टार्ट हुआ था, अगर किसी को याद हो अच्छे तरीके से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following statements about Ilbert Bill is correct? It proposed that Indian magistrate would try Europeans in criminal cases. सर क्या ऐसा कुछ हुआ था? इल्बर्ट बिल थोड़े से लिबरल थे, थोड़े से लिबरल थे। वो चाहते थे कि इंडियंस को राइट मिले। तो हाँ सर, उन्होंने कहा था कि इंडियन मजिस्ट्रेट्स भी अब यूरोपियंस के लिए फैसला सुना सकते हैं। बाद में इसको विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन उन्होंने इसको क्या किया था? प्रपोज तो किया था। लोगों, भाई यूरोपियंस का कहना था कि भाई हमें पनिशमेंट देनी है तो आप दो ना, हमें इनसे पनिशमेंट नहीं लेनी है। क्लियर?
इट अलाउ इंडियन टू फाइल क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट यूरोपियंस, ठीक है ना, करेक्ट। नहीं भाई, नहीं कर सकते। इट ऑथराइज इंडियन सर्विस टू ट्राई यूरोपियंस इन कोर्ट्स, नहीं। इट वाज अ एजिटेशन लेड बाय एल्बर्ट इन सपोर्ट ऑफ द नेशनलिस्ट, नहीं। सिर्फ एक ही इसका ऑप्शन सही है कि यहाँ पे इंडियन मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं किसका, एक क्रिमिनल केसेस किसके खिलाफ, यूरोपियंस के खिलाफ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनमें से सही नहीं है। इट ब्रोक आउट इन अगस्त 1942, पर ये तो सही है, सर ये तो सही है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वेंट ऑन टू स्ट्राइक फॉर मोर देन 3 मंथ्स, सर सही बात है, चले गए थे, ठीक है ना। मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, सर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पर जरा भी। कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट, सर सही बात है, नहीं किया था, ठीक है ना। किया था कि नहीं किया था, सर कर लिया था, ठीक है ना, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, ये भी सही है आपका। फिर क्या बचता है, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, अरे सर नहीं, ना मुस्लिम लीग और ना हिंदू महासभा, ये इसके कंप्लीटली अगेंस्ट चले गए थे, इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं था इसको बिल्कुल भी, ना हिंदू महासभा ने और ना मुस्लिम लीग ने, दोनों में से किसी ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया था। अब ये कह रहा है एक्टिवली सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सर नहीं था ना, तो फिर कौन सा सही नहीं है इसमें से, तीसरा वाला सही नहीं है। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। याद करो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है क्या पहले इसी स्लाइड में, अर्लियर वी हैड डिस्कस दिस क्वेश्चन, हाँ जी किया तो है। फिर कहाँ से किया है, क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस, जब सब्सिडरी अलायंस किया हुआ था, जब चल रहा था, तब हमने एक चीज डिस्कस की थी कि सब्सिडरी अलायंस जो बनाया गया था, इनको हमने सहयोगी बनाया था, उसमें हमने कुछ शर्तें रखी थी कि यार तुम एक काम करो, इंटरनल इंटरनल संभाल लो, एक्सटर्नल हम संभाल लेंगे पूरा, ठीक है ना, क्या करेंगे हम पूरा संभाल लेंगे। तो इसमें से वो आपसे पूछेगा कि सर और कौन कौन सी चीजें हैं, कि यार हम सब चीज में करेंगे, तुम पैसा दो हमें, सबसे पहले क्या करो, तुम हमें पैसा दो, तुम पैसा दोगे ना तो हम सारे काम कर लेंगे। अब कौन सा फीचर नहीं था ये यहां से समझ लो, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि तुम करो, हम पूरा सहयोग देंगे, तुम पैसा दो हम सब कर लेंगे, किसको सप्रेस करना है, किसको ऑप्रेस करना है, किसको हटाना है, किसको भगाना है, हम सब संभाल लेंगे, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। इंटरनल अगर छोटे मोटे होंगे तो तुम देख लेना, बट अगर कोई बड़ा थ्रेट आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम आपका साथ निभाएंगे। अब यहां से क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले, द ब्रिटिशर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स, सर बिल्कुल सही बात है। ऑल इंटरनल थ्रेट्स वर टू बी हैंडल्ड बाय द एलाई अलोन, यहाँ ऑल इंटरनल थ्रेट्स विद नो हेल्प फ्रॉम ब्रिटिश, ऐसा नहीं है भाई, ऑल तो नहीं, कोई बड़ा मेजर आउटब्रेक हो जाए, इनके स्टेशंस बनाए जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं था। द एलाई वाज टू प्रोवाइड रिसोर्स फॉर मेंटेनिंग अ ब्रिटिश आर्म कॉन्टिजेंट स्टेशन इन इट्स टेरिटरी, सर बिल्कुल। द एलाई कुड नॉट एंटर इन एनी एग्रीमेंट विद अदर रूल्स विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया, सर सही बात है, हमने डिस्कस किया था कि चाहे विदेशियों के साथ हो कहीं का भी हो, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी सिग्नेचर करना है तो आपको हमसे पूछकर ही करना पड़ेगा, ये यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया था। क्लियर, who among the following is one of the authors of the book philosophy of the bomb, philosophy of the bomb जो बुक लिखी गई थी। अब इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, जिन्होंने बच्चा नहीं पढ़ा होता, किताब नहीं पढ़ा होता, वो डायरेक्टली आंसर लगा देते हैं भगत सिंह यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं है, इसका आंसर भगत सिंह नहीं है, इसका आंसर क्या है, यशपाल है। तो याद रखना फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब जो बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, याद रहेगा, यशपाल के द्वारा। चलिए, नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा रहा है क्या, कंडुकुरी ब्रेस लिंगम, बहुत एक ऐतिहासिक क्वेश्चन है जिसको मैं अगर बोलूं तो अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो इन्होंने विडो रिमैरिज की बात की और साथ ही साथ एजुकेशन की बात की, एजुकेशन कौन सी बात की, यूनिवर्सल एजुकेशन की, यहाँ पे ये बात करते हैं। तो ये फीचर की यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल एजुकेशन दिख गया, तो आपको यहाँ पे वैसे तो कायदे से यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, बट फिर भी एक बार हम चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ यूनिवर्सल ऑप्शन हमारा ये सही आंसर है। ही बिलीव्ड दैट द साइंस एंड मोरालिटी वर
अनकनेक्टेड टू द ट्रुथ, नहीं सर ऐसा नहीं है। ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल एजुकेशन, सही है। ही बिलीव्ड दैट द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज हैड नो रोल इन inculcating morality in students, सर ये भी गलत है आखिर का। he did not attempt to build a national conscience on a cultural base, सर ट्राई किया था इन्होंने, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, he believed in universal एजुकेशन। साथ ही साथ विडो रिमैरिज की बात कर रहे थे, इनका कहना था कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो अपने आप इन कुरीतियों से दूर हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द कैलीग्राफर इन अकबर कोर्ट्स who was honored with the title जर्रिन कलाम और गोल्डन पेन। भाई जरूरत ही नहीं है इसमें ज्यादा सोचने के लिए, कुछ बचता ही नहीं है। मोहम्मद कासिम नहीं, तानसेन नहीं, अब्दुल फजल नहीं, मोहम्मद हुसैन। कहाँ से आते थे सर मोहम्मद हुसैन? एक राज्य है जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, हेवन कहा जाता है, जिनका नाम क्या है, कश्मीर। तो मोहम्मद हुसैन कैलीग्राफर कौन थे यहाँ पे, मोहम्मद हुसैन, याद रहना चाहिए। इनको जर्रिन कलाम या गोल्डन पेन भी इनको जो टाइटल था दिया गया था। चलिए क्वेश्चन पढ़िए ताकि हम आगे बढ़ते हैं इस पे। द फॉलोइंग क्वेश्चन आइटम कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। एग्जामाइन करना है कि भाई इनमें से कौन सा सही है और क्या है। स्टेटमेंट वन कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड डायआर्की एट द सेंटर। क्या सर, क्या बात कर रहे हैं आप? डायआर्की तो 1919 में हुई थी। सर डायआर्की 1919 में हम आपसे एग्री करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे थी, प्रोविंसेस में। कहाँ पे थी, प्रोविंसेस में। 1935 में डायआर्की जो लागू की गई वो कहाँ पे की गई, सेंटर पे की गई थी, यानी कि केंद्र में की गई थी। सही स्टेटमेंट है भाई पहला तो। क्लियर। दूसरा, द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस। हाँ सर दे दी गई थी, बोल दिया गया था इनको रख लो जितना रखना है उतना रख लो। सर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो देख लेते हैं। Both the statements are individually true and statement 2 is the correct explanation of the statement 1. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट 2 इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन है। सर कहां से एक्सप्लेनेशन, पहला गलत। Both the statements are individually true and statement 2 is the correct explanation of the statement 1. Both the statements are individually true and statement 2 is not the correct explanation. सही बात है, हमने यहाँ कहा पहला भी सही है दूसरा भी सही है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, तो ये सही है यहाँ पे। वैसे पढ़ने का फायदा तो है नहीं, बट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, गलत यहाँ पे। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, गलत यहाँ पे। समझ में आ गया, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे एक स्टेटमेंट को गलत, एक ना एक को बताया गया, जबकि दोनों गलत नहीं है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है, किसी को क्या, मुझे क्या। जिसने मुगल पढ़ा है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है, जिसने इतिहास को जाना है, वो जानता है कि जितने भी बेस्ट पेंटर्स होते थे सब किसके टाइम पे थे, मुगल पेंटिंग्स में एक व्यक्ति था, नाम था क्या, जहांगीर। इनके समय पे एक और बड़ी घटना थी जिनका क्या कहते हैं, न्याय की जंजीर टांग दी थी इन्होंने। औरंगजेब कोर्ट वाज adorned by some of the best known artists of the मुगल schools of the painting। सर ये करता था, लेकिन ये डिक्लाइन वाला दौर है सर। इसका दौर है, डिक्लाइन वाला दौर है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं हो सकते भाई। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसमें कैसे हो जाएगा कि वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचे और यहाँ पे कहना है सम ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं। both the statements are individually true and statement 2 is the correct explanation। नहीं सर ऐसा नहीं है, both the statements are individually true and statement 2 is not the correct explanation। नहीं सर, statement 1 is true but the statement 2 is false। सर ये सही बात है, statement 1 is false but statement 2 is true। अरे नहीं सर ऐसा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। Who among the following travelers was from Italy and visited Vijayanagar kingdom in the 15th century?
अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग खराब नहीं करना है अपना, अपना टाइम वेस्ट करना है अपना। आंसर शांति से निकोलो कॉन्टी लगाकर निकल जाना है। तो याद रखना, किसने विजयनगर एम्पायर में विजिट किया था 15th सेंचुरी में? यहाँ पे दो नाम याद रखने हैं आपको। एक, आपको याद करो पहला वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, किसी को याद हो तो, अब्दुर, ठीक है ना। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इटली से निकोलो कॉन्टी की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 22। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर तो मैं वहीं पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आंसर याद रखना, संथानम कमेटी। सीवीसी होती क्या है? एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, कमेटी होती है। जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उस गवर्नमेंट ऑफिसर को अगर देश से बाहर जाना है, विदेश से बाहर जाना है, या उसकी ज्वाइनिंग होनी है, या उसका प्रमोशन होना है, कुछ भी होना है, तो उसकी सबसे पहले विजिलेंस रिपोर्ट देखी जाती है, और जो विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर ही उस व्यक्ति के आगे की कार्रवाई की जाती है। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था? याद रखना, संथानम कमेटी के आधार पर। भाई अपने आप में एक बहुत शानदार क्वेश्चन मैं बात करूं, अपने आप में बहुत शानदार क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर इन सब में सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा था, तो मैं फिर कहूंगा कि ये क्वेश्चन अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। क्लियर? द ब्रह्म मैरिज एक्ट ऑफ 1872। द ब्रह्म मैरिज एक्ट ऑफ 1872 allowed intercaste and widow remarriage only if the contracting parties declared themselves to be non-Hindus. Clear? चलिए, केशव चंद्र सेन अरेंज्ड द मैरिज ऑफ हिज माइनर डॉटर विद द महाराज ऑफ बोडवन। सर क्या ऐसा हुआ था? सर हाँ, इस बात से हम एग्री करते हैं कि उनकी एक माइनर डॉटर थी। कौन थी? माइनर डॉटर थी। और माइनर डॉटर की इन्होंने क्या कर दी थी? शादी वहां पे कर दी थी, बिल्कुल कर दी थी। तो सर बहुत ज्यादा विवाद भी हुए थे इस समय। हाँ सर, विवाद भी हुए थे, लेकिन विवाद के बाद में हुआ क्या था, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है, विहार वो हुआ था। लेकिन बस समस्या सर ये हुई कि ये जो बोर्डवन दिया है ना, ये गलत दे दिया। अगर यहाँ पे अगर ये हमें कुछ बिहार बोल देते ना, सर हम आंखें बंद करके आंसर लगा देते। समझ में आया? पहला स्टेटमेंट अपना सही है, दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केशव चंद्र सेन्स फॉलोअर्स ब्रोक, ठीक है ना, अवे टू फॉर्म द नाना ब्रह्म समाज, नवा ब्रह्म समाज। सर ये भी सही चीज है, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या नवा ब्रह्म समाज बनाया था अलग से? ओके सर, बाद में बनाया होगा, अभी तब तो नहीं बनाया था, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया। द ब्रह्म समाज ग्रू फ्रॉम अ स्मॉल एलाइट ग्रुप, एलिट ग्रुप टू अ मास मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। तो सर फिर इसका आंसर क्या है, आप बताइए हमें, आप इसका आंसर क्या लगा रहे हो? हम इसका आंसर सर शांति से, क्योंकि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या? एक स्टेटमेंट ऑप्शन में कहाँ है हमारा आंसर? ओनली वन। क्लियर? चलिए भाई, फाइनली क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उस क्वेश्चन का बहुत वेट रहता है कि कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक जैकोबिन क्लब था उस समय जिसके आधार पर ये काम कर रहे थे। अगर ये आपको किसी को अच्छे से याद हो, तो यही वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम है जहां लुइस किंग 16 राजा बनता है, मैरी एंटोनेट उनकी वाइफ बनती हैं, गिलेटिन से दोनों के गले काट दिए जाते हैं, मैक्समिलियन रॉबिस्पियर इस समय पावर में आते हैं, जैकोबिन एक क्लब होता है, ये सब कुछ कहानी चल रही होती है। और इसी समय एक महिला आती है जिनका नाम होता है ओलंपिक गॉस। ओलंपिक गॉस का क्या कहना होता है कि भाई कौन सी इनके बारे में स्टेटमेंट सही है? शी डिक्लेयर्ड दैट ऑल्दो सिटीजन शुड हैव इक्वल राइट्स, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू द सेम ऑनर्स बाय द स्टेट। सर गलत स्टेटमेंट है, सर नहीं कहा था उन्होंने, उनका कहना था होना चाहिए। शी वॉज अ सपोर्टर ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। अरे सर बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं तक। शी वॉज जेल्ड फॉर ट्रीजन बाय द नेशनल असेंबली। अरे नहीं सर, कहाँ बात कर रहे हो आप? शी डिक्लेयर्ड दैट द नेशन इज द यूनियन ऑफ द वुमेन एंड मेन। सर फाइनली अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन सेड बाय हर। समझा है? इन्होंने कहा था कि वुमेन शुड एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स एज सेम एज मैन। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। Who among the following introduced the permanent settlement of Bengal in 1793? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, रॉबर्ट क्लाइव या जॉन एडम? सर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में टाइम बर्बाद अपना।
ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर लगा के हम यहाँ से सीधे सर आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखना इतनी बार पढ़ाया है मैंने, वापस से पढ़ा रहा हूँ ये चीज। लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेस आर इंक्लूडेड इन द अग्निकुल राजपूत, मतलब अग्निकुंड से पैदा होने वाले 4 क्लैन कौन से थे, 4 वंश या 4 साम्राज्य कौन से थे, सर मुझे बताइए आखिरकार। सर इतिहास में जब हमने देखा था, हम जब मेडिवल इंडिया हम जब एंशियंट खत्म करके मेडिवल में इंटर करते हैं, जब हर्षवर्धन के बाद में, तो हम देखते हैं सर ये चारों आते हैं उस समय। कहाँ आते हैं? चारों आते हैं सर। चारों में लड़ाई भी होती है, युद्ध भी होती है, कर्नौज को टारगेट भी बनाते हैं, कुछ बाद में आते हैं। तो सर हमने देखा था कि ये चारों ही कहाँ से आए हुए हैं, प्रतिहार, चालुक्य, परमार्श और चावल। सर चारों के चारों इनको अग्निकुल से जन्मा माना जाता है इनको, ठीक है ना। अग्निकुल राजपूत कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? अग्निकुल राजपूत। किस क्लैन से आते हैं ये? राजपूत थे। तो सर किस ऑप्शन में चारों हैं? 1 2 3 एंड 4, हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। Consider the following statements related to the Veer-Shaiva tradition of the Karnataka. The Veer-Shaiva movements was led by Brahman named Basavan, a minister of the court of the cultural ruler in the 12th century. सर बिल्कुल सही बात है, बसावन ने स्टार्ट किया था ये ट्रेडिशन, ठीक है ना, वीर शिव वाला। द वीर शिवाज encouraged practices approved by the धर्मशास्त्र like post puberty remarriage, ठीक है ना, मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ द विडोज। नहीं सर ऐसा तो नहीं था, इसका अप्रूवल तो नहीं मांगा था इन्होंने, ठीक है ना, ऐसा नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन कौन सा सही बचता है? ओनली 1, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Consider the following statement concerning the Russian Revolution. The Bolshevik believes that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of its members. भाई कुछ तो कहता है ये अपने आप में, ठीक है ना, बात तो सही है, उनका कहना तो था बोल्शेविक्स का कि पार्टी डिसिप्लिन होनी चाहिए और भाई कंट्रोल करना चाहिए मेंबर्स को। द मेंशेविक्स बिलीव दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। मेंशेविक्स क्या कहते थे कि पार्टी को यार सबके लिए कर लो, कोई लिमिटेड मत रखो, ठीक है ना, एज इन जर्मनी, ठीक है ना। इनका कहना था भाई बात तो दोनों ही सही है, बात तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगी, क्योंकि जो बोल्शेविक्स थे उनका कहना था कि यार पार्टी को कंट्रोल रहना चाहिए, ठीक है ना, और इनका कहना था नहीं भाई पार्टी को ओपन रहना चाहिए जिस तरीके से जर्मनी में है। तो फिर क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन अपने आप में, इतिहास में मैं कहूँ कि एक बहुत सारी ऐसी चीजें ये अपने आप में ले हुए हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब भाई? 1774 में। क्या कह रहा है ये, सुन लेते हैं एक बार। इट रिजेक्टेड अ प्लान फॉर अ कॉलोनियल इट रिजेक्टेड अ प्लान फॉर अ कॉलोनियल यूनियन अंडर द ब्रिटिश अथॉरिटी। सर बिल्कुल सही बात है। इट ड्रू अप अ स्टेटमेंट ऑफ द ग्रीवांसेस। सर बिल्कुल सही बात है। इट एग्रीड अपॉन अ स्कीम टू स्टॉप ट्रेड बिटवीन द कॉलोनीज एंड द इंग्लैंड। सर बिल्कुल सही बात है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्लियर? तो ये यहाँ पे सही हो जाता है अभी। द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इजरा वाला क्वेश्चन, भाई याद रखना। Which one of the following statements is not true about IJRA system? It was a system of revenue farming। अरे नहीं सर कहाँ लगे हो, ये तो पहला ही एक तरीके से सही नहीं है, सही नहीं है वहां पूछ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इट इनकरेज द रोल ऑफ मिडिल मैन। सर बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, लेकिन आंसर नहीं है हमारा ये, क्योंकि हमें गलत पूछा है। अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर द पीजेंट। सर सही बात है, मतलब ऑप्शन सही है लेकिन उसमें था द इजरेदार पेड अ फिक्स्ड अमाउंट टू द स्टेट ट्रेजरी। सर बिल्कुल करता था, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है कि इट वाज अ सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू फार्मिंग। क्लियर?
चलिए, अब यहाँ तक आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आपको ये इस तरीके की कुछ सीरीज लगातार लाई जा रही है, अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के द्वारा यहाँ पे आपको ये सीरीज कंटिन्यू की जाएगी। अगर आप एनडीए इस बार अपेयर होने जा रहे हैं तो फिर एक बार ये सीरीज देख लेना। डेफिनेटली मैं बात करता हूँ, जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे उस दिन आपके चेहरे पे एक अलग ही प्रकार की खुशी होगी। तो चलिए, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।